तो देखो, कल हम लोग बेसिकली देख रहे थे कि किस तरीके से आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का जो जीन है वो अरेंज रहता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि, खुश रहो बेटा, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो 18S, 5.8S और 28S, ये जो जीन्स होती हैं ये एक साथ प्रेजेंट रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर। और ये जो क्लस्टर है ये बार बार रिपीट होता है, टैंडम रिपीट्स इसके होते हैं। तो अब जो एंटायर क्लस्टर तैयार होता है उसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आर डीएनए। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस आर डीएनए डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बेसिकली राइबोसोमल डीएनए की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भी आर डीएनए ही उसको लिख देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हम राइबोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं, नॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, ये आपने देखा 47S जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ था, जो हमने बताया आपको कि इस एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे रन करेगा, और रन करने के बाद एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा जो कि 47S का होगा, और इसकी बाद में प्रोसेसिंग हो जाएगी। प्रोसेसिंग से ये तीनों निकल के आ जाएंगे, तीनों टाइप के आरएनए। जीन क्लस्टर को समझने के लिए लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम अ डायग्राम। गेट दिस। आई थिंक इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ये देखिए आप, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पूरा डीएनए चल रहा है। इस डीएनए में ये येलो कलर के जो पोर्शंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग आरएनए जीन क्लस्टर। ठीक है। इन दो क्लस्टर्स के बीच में एक इंटरजीनिक स्पेसर सीक्वेंस आपको नजर आ रहा होगा, आईजीएस बेसिकली इसको कहते हैं। यानी कि जीन्स के बीच का ये जो स्पेस है, ये बेसिकली क्या होता है, दिस स्पेस इज, ये बेसिकली नॉन कोडिंग डीएनए से बना होता है, ये वाला इलाका जो है। तो आरएनए जीन क्लस्टर, फिर स्पेसर डीएनए है जिसको नॉन कोडिंग पोर्शन जिसको कह रहे हैं, फिर जीन क्लस्टर, फिर स्पेसर, फिर जीन। ऐसे ही है, क्लस्टर स्पेसर ही चल रहा है। कई बार रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा वो भी अभी हम लोग देखेंगे। सिंगल जीन क्लस्टर की हम बात करते हैं। इसका जो साइज है वो 8 से लेके 14 किलो बेसिस का होता है। अब इसको एक्सपैंड किया गया, यानी कि सिंगल जीन क्लस्टर में क्या क्या चीज हमको नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18S आरआरएनए की जीन है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 2300 बेस पेयर की। फिर 5.8S है 156 बेस पेयर का, और 28S आरआरएनए है 4200 बेस पेयर का। ये तीनों जीन्स मिलके एक क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, और इसी तरह से कई सारे क्लस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आ, बाकी ये जो है ये ईटीएस फॉर एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस, वो सब जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट पे भी है ईटीएस। ये सब जब डीएनए वाला हम लोग पढ़ेंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें देखेंगे। यहाँ पे मेनली आपका मतलब क्या है, आर आरएनए की जो जीन्स हैं उसको समझना है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एक पॉइंट यहां पे हम ऐड कर देते हैं कि हर एक जो क्लस्टर है, ईच क्लस्टर इन यूकैरियोट्स, या ईच क्लस्टर से, हाँ, इन यूकैरियोट्स कंसिस्ट्स ऑफ
टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट्स का मतलब कि 18 के बाद 5.8 फिर 28, उसके बाद फिर ऐसे ही आएगा। लेकिन यार इसको, इस सेंटेंस को, दिस सेंटेंस, ये आपको बाद में जाके कंफ्यूज करेगा जब हम लोग डीएनए वाला पढ़ेंगे। ये बुक में भी ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप माइंड मत करिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यू हैव टू फोकस अपॉन दिस डायग्राम ओनली। इस डायग्राम से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। जितने भी क्लस्टर्स हैं, ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर दे रहे हैं कि आरएनए जीन क्लस्टर्स together constitute rDNA। R फॉर राइबोसोमल रहेगा यहां पे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जितने भी जीन क्लस्टर्स हैं, ये एक साथ मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग rDNA। अब सवाल ये आता है कि ये जो जीन क्लस्टर्स हैं या आरआरएनए की जीन्स हैं, ये हमारी सेल्स में कहां पे पाई जाती है? ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे सेल्स में, यानी ह्यूमन क्रोमोसोम में, ध्यान दीजिए, ये डायग्राम देखिए। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, इन क्रोमोसोम्स में वो आरआरएनए जीन क्लस्टर्स पाए जाते हैं। और ये जीन क्लस्टर्स जिस इलाके में अरेंज रहते हैं इन क्रोमोसोम्स पे, उसको कहा जाता है NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, बेसिकली जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या आपको मालूम है, अगर इतना बेसिक पता होगा कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? आरआरएनए की सिंथेसिस करवाना या आरआरएनए को कोड करने वाली जीन्स को अपने पास कंटेन करना। तो यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स में 13, 14, 15, 21 और 22 में न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, या उसको और सोफिस्टिकेटेडली न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। और इसी इलाके में या इन्हीं इलाकों में ये जीन क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको पॉइंट में मेंशन कर देना जरूरी है कि these chromosomes contain rRNA gene clusters in a region known as NOR. This stands for न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, बाकी ये सब तो अलग का हिस्सा है। हमारा मेन कंसर्न सिर्फ इतने डायग्राम से है ताकि आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पता हो। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि किस किस क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं 13, 14, 15, 21, 22। ये तो बात हो गई 18S की, 5.8S की और 28S की। उसका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एक जीन क्लस्टर में ये किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। तो 18, फिर 5.8, फिर 28, इसको अपोजिट कर देगा। इसमें 3-4 ऑप्शन आसानी से बन जाएंगे। तो सीक्वेंस याद रखना है आपको, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट जीन है। बच गया क्या हमारे पास? 5S RRNA। इसकी क्या कहानी है? तो भाई 5S RRNA जो होता है, इसकी जीन, यानी कि इट्स जीन इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि ये अलग ही पाई जाती है, ये कहीं किसी के साथ नहीं पाई जाती, तो ये अलग से मौजूद रहती है और इसीलिए इसका लोकेशन भी अलग होता है। लोकेशन की भी हम चर्चा करेंगे। इस जीन को ट्रांसक्राइब करने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी अलग होता है, यानी इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, जबकि वो किससे हो रही थी? फर्स्ट से। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है। अब सवाल आता है कि इसकी लोकेशन क्या है, तो फिर से एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम जो है वो याद रखने में ज़्यादा मदद करते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5SR DNA जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेटेड है, जबकि 47S यानी कि इसी से हमारे 18, 5.8 और 28 निकल के आएंगे। 47SR DNA जीन जो होती 13, 14, 15, 21, 22, जैसा पिछले डायग्राम में हमने बताया था आपको। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसकी लोकेशन फर्स्ट पे है, तो मतलब लिख भी दे रहे हैं इसको, जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इनको हम, अभी हमने कहा कि टैंडम रिपीट्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो टैंडम रिपीट्स में प्रेजेंट रहने का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग पॉइंट से थोड़ा सा इसका जिक्र करेंगे कि आरएनए जीन क्लस्टर्स present in tandem repeats। टैंडम रिपीट का मतलब जानते हो तुम लोग? बोलो। सर जो बेस पेयर्स होते हैं, मतलब जो एक में होता है सीक्वेंस, वही हाँ रिपीट होता रहता है। हाँ, एक के बाद एक वही सीक्वेंस अगर रिपीट होता रहे तो वो बेसिस के बीच, बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे जीन के बेसिस पे कह रहे हैं। तो जैसे ये है पूरा, तो इसमें क्या हो रहा, अगर बेस के सीक्वेंस में हम आपको समझाएं, या बेस से अच्छा है कि जो बोल रहे हैं वही बोल दें। यहाँ पे 18S हुआ, 5.8S, उसके बाद फिर 28S, या फिर और उसके बाद फिर 18S, 5.8S, 28S, फिर ऐसे ही 18S, 5.8S, फिर 28S। तो इस तरह से लगातार ये रिपीट होता रहता है, इसी को कहते हैं इन टैंडम, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये आरआरएनए जीन क्लस्टर्स टैंडम रिपीट्स में। अब सवाल ये आता है कि कितने रिपीट्स होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो जीन क्लस्टर होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए फ्रैक्शन। जब हम पूरे डीएनए को एज अ होल देखते हैं तो हमको उस डीएनए में कई जीन्स ऐसी मिलती हैं जिनकी या तो सिंगल कॉपी हो सकती है या कई कॉपीज हो सकती हैं या बहुत ही ज्यादा कॉपीज हो सकती हैं। तो उसी के बेसिस पे जो रेपिटेटिव डीएनए होता है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक को सिंगल कॉपी डीएनए सीक्वेंस कह देते हैं, दूसरे को मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए फ्रैक्शन या डीएनए सीक्वेंस कह देते हैं, जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, और तीसरे को हाईली रेपिटेटिव डीएनए फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम रेपिटेटिव डीएनए यहाँ पे बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। 3 हमने जो कैटेगरीज आपको बता दी, बस यहाँ पे वही तीनों का नाम लिख देते हैं। रेपिटेटिव डीएनए जो होता है
ये 3 टाइप का हो सकता है, या तो ये सिंगल सीक्वेंस, यानी कि जीन जो है वो सिंगल सीक्वेंस से अच्छा है इसको सिंगल कॉपी डीएनए लिख देते हैं। ये सिंगल कॉपी डीएनए सीक्वेंस जो होता है ये 60% ऑफ टोटल होता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ हमारी जीन्स जो है वो सिंगल कॉपीज में प्रेजेंट रहती हैं। दूसरा जो इसका टाइप होता है जो हमने आपको अभी बताया, मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 30% ऑफ टोटल। तो जीनोम में जितनी भी जीन्स हैं उसमें से 30% जो होती हैं वो मॉडरेटली रेपिटेटिव होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, क्या ये आरएनए जीन क्लस्टर जो है ये इसका एग्जाम्पल ही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि जो मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं इसमें 10 से लेके 10⁵ कॉपीज पर जीनोम प्रेजेंट हो सकती है। 10⁵ कितना हो जाएगा? 10,000, 1,00,000। बताओ, हाउ मच इज 10⁵? आवाज आ रही है मेरी? 1,00,000 हो जाएगा। 1 लाख। हाँ, तो 10 से 1,00,000 कॉपीज पर जीनोम इसकी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसका जो एवरेज साइज होता है, एवरेज साइज वो होता है 300 बेस पेयर्स। ये जो जीन है, जो डीएनए है, उसका एवरेज साइज 300 बेस पेयर्स तक का हो सकता है। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसको हम कैटेगराइज भी करते हैं, मॉडरेटली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप में, क्लासिफाइड। मेनली 2 टाइप्स में इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। एक को कहते हैं, एक क्लासिफिकेशन में माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दोनों आ जाते हैं, और दूसरे क्लासिफिकेशन में डिस्पर्स्ड रेपिटेटिव डीएनए आते हैं। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो क्या है? VNTR पढ़ा होगा कहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट। हाँ, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, फिर से आ गया देखिए टर्म। और डिस्पर्स्ड रेपिटेटिव डीएनए में जो हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जो, लेकिन जो मेन है वो हम बता रहे हैं आपको, वो होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, या जिसको हम ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं, पोजॉन्स, या जिसको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। और ये जंपिंग जीन्स भी मेनली 2 टाइप की होती हैं, लाइंस एंड साइंस। लाइन साइन क्या है? नाम जान लो, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग करेंगे आगे। लाइन का मतलब होता है, ये अलग है, यहां से इससे लेना देना नहीं है। लाइन का मतलब होता है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ट्रांसपोजॉन का एग्जाम्पल है ये। और साइन क्या हो जाएगा? बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट, ये इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। अब आप पूछेंगे कि इसमें हमारा जो एग्जाम्पल था वो कहाँ आया? हमारा एग्जाम्पल तो ये था ना, आरएनए जीन क्लस्टर, जो मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए फ्रैक्शन का पार्ट था। तो भाई उसको भी लिखना बहुत जरूरी है अलग से।
लेट्स मेंशन इट कि moderately repetitive DNA sequence also include कुछ टर्म्स भी यहाँ पे आपको वाकिफ कराते चल रहे हैं हम, also include redundant genes for किसके किसके लिए, हिस्टोन्स एंड हिस्टोज लिख दिए हैं, हिस्टोन्स एंड आरआरएनए। रिडंडेंट जीन का क्या मतलब होता है? रिडंडेंट जीन का मतलब ये होता है कि अगर जीन जो है वो एक से ज्यादा कॉपीज में प्रेजेंट है और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, देन दोज जीन्स विल बी कॉल्ड रिडंडेंट जीन्स। ये टर्म बहुत बार आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया है। मेरे ख्याल से इससे पहले आपको इस टर्म के बारे में नहीं पता रहा होगा। तो redundant genes, they are present in multiple copies in a single genome। एक जीनोम की बात करेंगे और उसमें कई कॉपीज इनकी प्रेजेंट होती है और सारी कॉपीज सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक, तो दिस वॉज अबाउट मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए फ्रैक्शन। चलिए, अच्छा, तीसरा टाइप हमने लिखा भी नहीं और यहीं पे अगर लिख दें तो काम बन जाए। तीसरा टाइप यहीं पे हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ये अलग है, तो 1 2 3, और ये जो हमने बातें की वो सारी मॉडरेटली की बात की, ये अलग इसीलिए लिख दिया। तो इस तरह से हम रेपिटेटिव डीएनए का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। तो ये हो गई कहानी जीन अरेंजमेंट की, और वो भी किसके जीन के लिए, राइबोसोमल जीन्स के लिए, राइबोसोमल आरएनए की जीन्स के लिए। अब एक चार्ट या टेबल कहें, वो हम आपसे शेयर कर दे रहे हैं। इट्स गिवन इन बुक, लेकिन बुक में तो बहुत कुछ दिया रहता है, उसको डिस्कस करना जरूरी है। ये टेबल आपको ध्यान से देखनी है और ध्यान से इस टेबल को याद करनी है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स और उनमें पाए जाने वाले आरएनए। तो राइबोसोम्स का जो सोर्स है, राइबोसोम कहाँ से ले रहे हैं? बैक्टीरिया। 70S टाइप का होता है और इसमें 5S फिर 23S/16S, यानी लार्ज सब यूनिट ऑब्लिक स्मॉल सब यूनिट। तो 5S और 23S से मिलके लार्ज सब यूनिट बन रही है और 16S से मिलके हमारी स्मॉल सब यूनिट बन रही है। 16SR, ये कलर दिखता ही नहीं है। 16SR आरएनए जो है वो स्मॉल सब यूनिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी 70S, यहाँ भी 5, 23, 16S। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 55S है और 16S/12S, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, कई बार पूछा जा चुका है। आर्कीबैक्टीरिया 70S, सेम। यूकैरियोटिक में 80S में 5S, 5.8S और 28S, ये तीनों मिलके बना रहे हैं लार्ज सब यूनिट और 18S बना रहा है स्मॉल सब यूनिट। तो दिस एंड दिस। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है, बाकी तो आपको मालूम है 70S, 80S। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से इसीलिए पिन पॉइंट कर दिया इसको हमने। अब ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लोकेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो
दो डिस्टिंक्ट टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बेस्ड ऑन लोकेशन। दो सर टाइप। बैक्टीरिया में कैसे बनता है क्या? यही राइबोसोम सभी में? वहाँ तो डीएनए होता नहीं। अरे वाह, ये तो हम पहली बार सुने। सर न्यूक्लियोलस नहीं होता ना? तो न्यूक्लियोलस नहीं होता है तो वहां पे मल्टीपल कॉपीज की जरूरत ही नहीं होती है। न्यूक्लियोलस का अरेंजमेंट तो तब होगा, न्यूक्लियोलस बनता क्यों है? जब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, और कंडेंस कब होते हैं? जब सेल को डिवाइड करना रहता है। बाकी टाइम तो हमारे पास या हमारी सेल्स में भी जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो बिखरा हुआ ही पड़ा रहता है। यस सर। समझ रहे हो? तो अब वहाँ यहाँ हमारे केस में चूंकि ज़्यादा कंटेंट है, उसको डिवाइड करना है तो पहले उसको क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। लेकिन जब जीन का या आरआरएनए जीन का एक्सप्रेशन हो रहा होगा, उस दौरान थोड़ी वो क्रोमोसोम के फॉर्म में हमारी जीन्स प्रेजेंट रहेंगी या डीएनए प्रेजेंट रहेगा। उस समय तो वो इंटरस्पर्स्ड ही रहेगा ना। याद हो अगर तुमको सेल साइकिल थोड़ी सी रिकॉल करो यस सर, यस सर। कि सेल साइकिल में जो आरएनए है और प्रोटीन वो किस फेज में बन जाता है? वो जीवन फेज में बन जाता है। यस सर। हाँ। हाँ, और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जी2 में फिर बचा कुछ आरएनए तैयार हो जाता है। और जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है, अभी भी क्रोमैटिन जो है वो अभी खुला हुआ है, धागे के फॉर्म में है। उसके बाद फिर प्रोफेज आती है तो क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू होता है, तब वो क्रोमोसोम का फॉर्म लेता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी वो क्रोमैटिन खुला हुआ है, तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। आरआरएनए तो अपना जीन का एक्सप्रेशन कर ही लेगा। वो आया समझ में? ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को लोकेशन के आधार पे हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, साइटोसोलिक और ऑर्गेनेलर। यानी कि जो फ्रीली साइटोसोल में पाए जाएंगे वो, और जो ऑर्गेनेल से एसोसिएटेड होंगे। अब ऑर्गेनेल्स में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें हमारे पास कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनेल में? आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये जो ऑर्गेने सॉरी क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनका रिजेम्बलेंस होता है विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम या 70S टाइप के। अब यहाँ पे आप देख के, इसमें आप कायदे से देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो आरएनए है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एग्जैक्टली 50S आ रहा है। ऑल दो क्लोरोप्लास्ट में तो 70S है, लेकिन अब माइटोकॉन्ड्रिया में आप 70S तो नहीं कह सकते टू बी वेरी एक्यूरेट, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इसको 70S ले लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में तो है ही है, लेकिन हाँ बाल की खाल निकालने की बात हो तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 55S होता है। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि रिजेम्बलेंस जो होती है, इट रिजेम्बल्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम, सॉरी बैक्टीरियल राइबोसोम्स। साइटोसोलिक वाला जो होता है वो कैसा होता है? 80S, सबको मालूम है। अब साइटोसॉल में भी ध्यान दीजिए, ऑर्गेनेल के जो अंदर पाए जा रहे हैं उनकी तो कहानी अलग है। साइटोसॉल में भी राइबोसोम्स का स्पेशियल सेपरेशन होता है, यानी कि यहाँ पे भी दो टाइप के राइबोसोम्स हमको मिलेंगे, स्पेशियल सेपरेशन। और यहां पे जो दो टाइप के हमको मिलते हैं वो कौन से हैं? मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा फ्री राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वो बेसिकली किससे अटैच्ड रहते हैं? ईआर की मेम्ब्रेन से। इन जनरल
एक्चुअली में तो वो पूरे ईआर गोल्जी सिस्टम, लेकिन गोल्जी सिस्टम में तो वो क्या पार्टिसिपेट करेंगे, मेनली इसको हम यही मानते हैं और ऐसा देखने में मिलता भी है कि ईआर से जब ये बाइंड कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ईआर बाउंड राइबोसोम्स, और ये फ्री राइबोसोम्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन साइटोसोल। तो ऊपर हमने लिख ही दिया है फिर भी। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में और फ्री राइबोसोम्स में? बताइए। यस सर, वो दोनों सब यूनिट मेम्ब्रेन में अटैच होती है, फ्री राइबोसोम में सब यूनिट अटैच नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस मतलब अपने कंपोनेंट से जिससे ये मिल के बन रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं समझ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। क्या डिफरेंस बताया अभी तुमने, फिर से बताओ हमको। कि मेम्ब्रेन बाउंड में दोनों सब यूनिट अटैच हो जाती हैं और फ्री राइबोसोम में दोनों सब यूनिट साइटोसोल में अलग अलग होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड में दोनों सब यूनिट्स हमेशा अटैच रहती हैं, ये कहना चाह रही हूँ? जी नहीं, जब उसको ट्रांसलेशन कराना यस, कभी भी वो चाहे फ्री राइबोसोम हो चाहे मेम्ब्रेन बाउंड, जब ट्रांसलेशन होना होगा उसी Yes. समय यूनिट्स जो है वो फिक्स होंगी। तो टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्री राइबोसोम्स। सिर्फ इतना डिफरेंस हो सकता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वाली आज दिनांक 17 मार्च 2022 को 10:07 पे कोई और प्रोटीन बना रही हो और ये फ्री राइबोसोम वाली कोई और प्रोटीन बना रही हो, बस यही डिफरेंस है। इसलिए जान लो दोनों सेम है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ लोकेशन अलग अलग है, नथिंग एल्स डिफर्स। तो ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर बनता है साइटोसोल में, इसको हम कहते हैं ये पॉलीसोम, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीराइबोसोम, ये हम कह सकते हैं। और ये कहानी कहाँ चल रही होती है? ये चल रही होती है इन साइटोसोल। साइटोसोल में ये कहानी चल रही होती है यूकैरियोट्स के। पॉलीसोम तो आपको मालूम है क्या होता है, बता सकते हो? एमआरएनए पे ये सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? हाँ नहीं ठीक है, सही कह रही हो। ऐसा इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है पॉलीराइबोसोम फॉर्म होने की? डायग्राम देख के बताओ। हाँ, आंसर सामने दिख रहा है। प्रोटीन तो प्रोटीन तो, हाँ तो प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही रही है, तो एक ही राइबोसोम पहले कर लेता ना, उसके बाद दूसरा आता करने। सब साथ साथ क्यों चले आए? क्योंकि प्रोटीन को ये लोग फ्रेगमेंट्स में बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं नहीं, वो केवल डायग्राम के ही बेसिस पे नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें। देखो होता क्या है कि ये क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये सिंगल एमआरएनए है, इसको लिख दें यहाँ पे, ध्यान रखना जरूरी है। ये सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल है और इस सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल को इतने सारे यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो रीड कर रहे हैं। ये वाला राइबोसोम जब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये सबसे पहले इधर यहाँ पे आया होगा, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है, ये रीड करता है। तो ये राइबोसोम सबसे पहले आया होगा, यहाँ रहा होगा
फिर आगे बढ़ते 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 जब यहाँ तक पहुंचा तो इसने लगभग पूरी प्रोटीन सिंथेसाइज कर दी। यहाँ इसको एक स्टॉप कोडॉन मिला और ये यहाँ से डिटैच हो गया, प्रोटीन अलग हो गई और राइबोसोम की सब यूनिट्स अलग हो गई क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सेम आरएनए मॉलिक्यूल, सेम एमआरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके, सेम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक ही टाइम में या ऑलमोस्ट एक ही टाइम में कई कॉपीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार किया जा सके, मल्टीपल कॉपीज। पॉलीराइबोसोम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। नहीं तो पहला वाला काम पूरा कर लेता, फिर दूसरा वाला जाता करने काम या प्रोटीन को बनाने, तो कितना टाइम लगता। सेल के पास टाइम वाइम नहीं होता है। हम लोगों के पास भले कितना टाइम हो वेस्ट करने के लिए, सेल के पास एक एक सेकंड जो है वो काउंट करती है। एंटीबॉडी बी सेल, एक सेल एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल सिक्रेट कर देती है, उसके पास टाइम कहाँ है। तो पॉलीराइबोसोम का जो मकसद है वो यही है, टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो वही होगी ना, एमआरएनए मॉलिक्यूल वही इंफॉर्मेशन तो रखे, सेम प्रोटीन एट एनी गिवन टाइम। तो चला गया जल्दी। तो ये बात समझ में आ गई, पॉलीसोम का कॉन्सेप्ट या पॉलीराइबोसोम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और अगर हम इसमें स्पेसिफिक हो जाएं तो यहाँ पे एक ये हम आपको फिर से इमेज दिखा रहे हैं फ्रॉम द बुक। ये जो साइटोसोलिक का हमने अभी क्लासिफिकेशन किया, साइटोसोलिक ये 80S राइबोसोम का, हमने कहा कि इसमें मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। ये किन क्लासेस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जो फ्री राइबोसोम्स हैं ये क्या क्या बना रहे हैं, सॉल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन्स बना रहे हैं जो साइटोसोल में ही रहेंगी। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लोकलाइज्ड टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, जैसे एक्टिन है, स्पेक्ट्रिन है, इनकी भी सिंथेसिस ये फ्री राइबोसोम्स ही करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपको मालूम है ना, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हो सकती है, वो चाहे साइटोसोलिक फेस की तरफ हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हो, तो दोनों को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये कौन सी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बेसिकली बना रही है, जो साइटोसोलिक सरफेस या साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ हो, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती थी? हाँ, यस। और काम क्या था उसका? सेफ डिसाइड। यस, तो along with actin, spectrin also decides या determines the या fixes the shape। ठीक है, चलो याद है तुम लोगों को। Then mitochondrial and chloroplast proteins encoded by nuclear DNA, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए प्रोटीन्स को कोड करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए तो होता है, उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, लेकिन अपने सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसके डीएनए में नहीं होती है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो बची खुची जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हो न्यूक्लियर डीएनए करेगा, उसको भी ये फ्री राइबोसोम्स बनाएंगे। देन पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स, पैरोक्सीसोम जहाँ पैरोक्साइड मेटाबॉलिज्म होती है उसमें जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो भी फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करती हैं। देन वी हैव ईआर बाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गागर में सागर वाली बात है। ईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स, भाई जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे ईआर की मेम्ब्रेन है ये, सपोज करिए, उसका एक इमेज हम खोज रहे थे लेकिन मिला नहीं। सपोज ये ईआर की मेम्ब्रेन है इस तरह से, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन, दोनों लेयर्स हमने नहीं बनाई। अब इससे ये जो
आरबी राइबोसोम जब इससे अटैच होगा लाइक दिस, तो अटैच होने के बाद ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद इसके ल्यूमेन में डालता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ल्यूमेन ऑफ ईआर, यानी ईआर के ल्यूमेन में ही ये प्रोटीन जो है वो चली जाएगी, और उसके बाद ये ईआर चैनल से होते हुए आगे एसईआर तक जाएगी, फिर गोल्जी तक जाएगी, और वहां पे वेसिकल्स के फॉर्म में निकलेगी। और इसीलिए चूंकि ये प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में निकलती हैं, दे आर कॉल्ड एज सिक्रेटरी प्रोटीन्स। ये सब हम लोग देखेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग, सॉर्टिंग, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगली जो प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी कि जिस प्रोटीन को जाके यहाँ पे लग जाना है वो मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि वो भी वेसिकल की ही सहायता से जाएगी। देन लाइसोसोमल प्रोटीन्स समझ में आता है, ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बिल्कुल होंगी। एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लोकलाइज्ड ऑन नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस, यानी कि बाहर की तरफ। तो फाइब्रोनेक्टिन इज एन एग्जांपल। बाहर अगर जाना होगा प्रोटीन को लगने इस वाली को, तो ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू या मेम्ब्रेन में घुस के तभी बाहर निकल पाएगी, और उसके लिए उसको किसी न किसी वेसिकल के अंदर जाना पड़ेगा, और वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम की जिम्मेदारी होती है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साइटोप्लाज्मिक सरफेस फ्री राइबोसोम, नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस बाउंड राइबोसोम या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का जो टारगेटिंग है और ट्रांसलोकेशन है ये कैसे होता है। अभी यहाँ पे भी जो चर्चा होगी वो विस्तृत नहीं होगी, एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपको होगी। तो प्रोटीन टारगेटिंग एंड ट्रांसलोकेशन ये क्या चीज होती है। देखिए, किसी प्रोटीन को कहाँ जाना है, स्पेशली साइटोसोलिक राइबोसोम में अगर प्रोटीन है, सपोज करिए ये सेल है हमारी, और इसमें सेल में ये न्यूक्लियस है। राइबोसोम्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम, इसने कोई प्रोटीन बना दी है, 2-3, एक प्रोटीन हम ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। कलर कौन सा ले, वाइट कलर की प्रोटीन। इसने ये प्रोटीन बना दी, इसने ये प्रोटीन बना दी, इसने ये प्रोटीन बना दी। अब हमारे पास ये प्रोटीन जो है आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को कहाँ जाना है ये कैसे डिसाइड होगा। ये डिसाइड होता है इस प्रोटीन पे एक स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल अटैच किया जाता है, और वो सिग्नल भी बेसिकली कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस ही होगा जो राइबोसोम्स द्वारा ही सिंथेसाइज मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो सॉर्टिंग सिग्नल यानी कि a specific sorting signal decides the fate of protein, कि वो कहां पहुंचेगी, कहां जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस प्रोटीन को ईआर में भेजना है, न्यूक्लियस में भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैरोक्सीसोम में, कहाँ भेजना है ये पता होना चाहिए। तो ये सॉर्टिंग सिग्नल जो है बेसिकली एक एड्रेस का काम करता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल पे भेजना है। अगर किसी प्रोटीन पे सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। डिग्रेडेशन डिग्रेड हो जाएगी प्रोटीन। अच्छा, बहुत अच्छा। एब्सेंस ऑफ, हाँ बोलो। तो और वही हो सकता है, उसको कुछ फिर उससे यूबीक्विटिन बाइंड हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगी। बहुत अच्छा। मान लो वो प्रॉपरली फोल्ड कर चुकी हो और उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो एक्सपोज ना हुआ हो, तो यूबीक्विटिन तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करे किया जाएगा कि इसको खराब, मतलब
खत्म करना है तो सॉर्टिंग। ऐसे ही पड़ी वो फालतू पड़ी रहेगी। फालतू क्यों पड़ी रहेगी? सुनो, एब्सेंस ऑफ सॉर्टिंग सिग्नल का मतलब ये हो गया कि द प्रोटीन विल रिमेन इन साइटोसॉल, और कोई भी चीज फालतू नहीं पड़ी रहती है, वो साइटोसोलिक प्रोटीन होगी, साइटोसोल में वो कुछ अपना रोल प्ले कर रही होगी, इसलिए वो वहां पे पड़ी है। कुछ ऐसा रोल सोच सकते हो? चलो होमवर्क, कल वाला होमवर्क किए कि नहीं? जैसे कल वाला होमवर्क किए कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, वो किस एंड रन का एग्जांपल, वो एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ और कंपाउंड फ्यूजन का पैनक्रियाटिक एसिनर सर, हाँ। और वो फुल फ्यूजन वाला नहीं मिला। अच्छा चलो, अभी और खोज लेना उसको तब, और जो खोजा करो उसको ग्रुप पे भेज दिया करो ताकि बाकी लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें। जी ठीक सर। है, चलो इस पे डिस्कशन पे वापस आते हैं। देखो ये प्रोटीन है हमारी। अच्छा, मान लो इस प्रोटीन पे ये सिग्नल सीक्वेंस जो है वो अटैच हो गया, सिग्नल सीक्वेंस। तो ये जो भी सिग्नल सीक्वेंस होता है, मान लो कि ये एन टर्मिनल सॉर्टिंग सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस को सॉर्टिंग सीक्वेंस फॉर ई आर है। ये एन टर्मिनल पे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के सीक्वेंस है जो कि सॉर्टिंग सीक्वेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से ये प्रोटीन कहाँ जाएगी, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि मोस्टली वहां पे एन टर्मिनल सीक्वेंस ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सिग्नल सीक्वेंस हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो वो साइटोसॉल में ही रह जाएंगी। ठीक है, अगर यही सिग्नल सीक्वेंस किसी साइटोसोलिक प्रोटीन पे लगा दिया जाए तो वो भी ईआर में मूव कर जाएंगे। यस, तो वो ईआर में मूव कर जाएगी। कुल मिला के इतना इंपॉर्टेंस है इन सिग्नल सीक्वेंस का। चलिए अब देखिए, ये जो सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं ये बेसिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सॉर्टिंग सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली दो फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, टू फॉर्म्स। पहले फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। तो इसको सिग्नल पेप्टाइड कहिए या सिग्नल सीक्वेंस कहिए, या इसको अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंस कहिए, सब एक ही चीज है, तीन तीन नाम है इसके। जो दूसरा सॉर्टिंग सिग्नल होता है दूसरे टाइप का, वो कहलाता है सिग्नल पैच। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिग्नल पेप्टाइड एंड सिग्नल पैच, ये समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, सिग्नल पेप्टाइड जो होता है वो क्या होता है, इसकी अगर हमसे पॉइंट्स यहीं पे मेंशन कर दें, लेट्स सी कलर चेंज दिस, ये डिस्क्रीट स्ट्रेच होता है, यानी कि एक थोड़ा सा अलग दिखने वाला डिस्क्रीट स्ट्रेच। अब डिस्क्रीट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कम करना है। स्ट्रेच ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज, जिसमें कितने 15 से 60 हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सिग्नल सीक्वेंस, ये ऑफेनली कहां प्रेजेंट होता है? ऑफेनली प्रेजेंट एट टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स मतलब कि या तो सी टर्मिनस पे होगा या एन टर्मिनस पे हो सकता है, प्रोटीन के टर्मिनल्स पे प्रेजेंट होगा। लेकिन कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, मे बी इंटरनल, प्रोटीन के अंदरूनी हिस्से में भी पाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि अभी हमने इस वाले डायग्राम में दिखाया आपको, तो एन टर्मिनल पे ये सिग्नल सीक्वेंस दिखाया, सी टर्मिनल पे भी हो सकता था या बीच में यहां पे कहीं हो सकता है।
लेकिन वो इवेंट कम ही होते हैं। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है सिग्नल पेप्टाइड वाले या सिग्नल सीक्वेंस में, कि ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जब प्रोटीन की सॉर्टिंग हो जाती है, मान लीजिए ईआर में पहुंचाना था इस वाली प्रोटीन को, और ईआर में जब ये पहुंच गई तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको क्लीव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वेरी ऑफन, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि सिग्नल सीक्वेंस इज ऑफन रिमूव्ड, ऑफन, नॉट ऑलवेज, मतलब कहीं कहीं रह भी जाता है, रिमूव्ड आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। सॉर्टिंग मतलब कि जहां पे उसको जाना था वहां जा चुकी है, पहुंच चुकी है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सिग्नल सीक्वेंस के। अब हम बात करेंगे सिग्नल पैच की। सिग्नल पैच बनते कैसे हैं? तो दे आर फॉर्म बाय जक्स्टापोजिशन, जे यू है ये, रुको रबर का इस्तेमाल करें तो, जक्स्टापोजिशन ऑफ एमिनो एसिड्स फ्रॉम फिजिकली सेपरेटेड पोर्शंस, सेपरेटेड रीजन्स कहें, आफ्टर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? नहीं आया सर। बहुत अच्छा हुआ, नहीं आएगा तभी तो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, या प्रोटीन से ज्यादा, प्रोटीन में तो सब बात चल ही रही है, ऑफ एटम्स ऑन प्रोटीन सरफेस। क्या बात है। और ये कब बनता है? दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द प्रोटीन फोल्ड्स। अब तो बुकिश लैंग्वेज लग रही है, समझने की जरूरत है। तो समझने के लिए हमको चाहिए अच्छा सा इमेज, दिस, इसको यहां लगा देते हैं, बीच में लगा देते हैं, दोनों का काम करेगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो इलाका है रेड वाला, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिग्नल पैच, और ये ब्लू वाला एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस बता रहा है, एंड ग्रीन वाला सी टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस को बता रहा है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस, ये सिग्नल सीक्वेंस, ये है सिग्नल पैच। यहां पे जब आप ये रेड वाले इलाके को आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रोटीन का 3-डायमेंशनल फोल्डिंग हो गया, उसके बाद ये वाला इलाका इस वाले इलाके के पास आया, ये वाला इलाका इधर के पास आया, और अंदर से कुछ इलाका जो है वो, यानी कि पूरा का पूरा कैसे फॉर्म हो रहा है, इकट्ठा कब हो रहे हैं, जब इस प्रोटीन की फोल्डिंग हो गई या 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। अगर इस प्रोटीन को खोल दो या इसका 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट गड़बड़ कर दो, डीनेचर कर दो, तो क्या ये सिग्नल पैच अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह पाएगा? नो सर। तो यही डिफरेंस होता है सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पैच में, कि सिग्नल सीक्वेंस आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी नजर आएगा, लेकिन सिग्नल पैच तभी नजर आएगा व्हेन द प्रोटीन हैज अचीव्ड इट्स टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्लियर हुआ? यस सर।
तो इसमें कुछ भी अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है, यस, कुछ भी अलग से वो अटैच करने की जरूरत नहीं, हाँ ये उसके, खुद ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। यस, वो कॉन्स्टिट्यूटिव अमीनो एसिड्स जो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो इकट्ठा ऐसे हो रहे हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट उनका ऐसा हो रहा है कि वो अपने आप में एक सिग्नल या सॉर्टिंग सिग्नल का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे हमने जो सिग्नल सीक्वेंस में एग्जांपल हमने ईआर वाला लिया था। अब इसमें अगर सिग्नल पैच की हम बात कर दें, एक आध पॉइंट इसमें और ऐड कर दें कि जैसे यहाँ हम कह रहे हैं सिग्नल सीक्वेंस में कि इट इज ऑफन रिमूव्ड आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, लेकिन सिग्नल पैच क्या रिमूव किया जा सकता है? नो सर। कतई नहीं, उसको रिमूव कर दोगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सिग्नल पैच इज नॉट क्लीव्ड फ्रॉम मैच्योर प्रोटीन आफ्टर सॉर्टिंग। तो ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आपको दे दें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, या इसको एनएलएस शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एनएलएस या न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, इसका क्या मकसद है कि जो भी प्रोटीन साइटोसॉल में बन रही है उसको न्यूक्लियस में भेजना है तो उसके पास सिग्नल पैच होना चाहिए, सिग्नल सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा। तो आप समझ गए, ये समझ में आया ये? जी सर। ठीक है, तो अभी ये तो बहुत, अभी तो नाम सिर्फ बताया है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत चर्चाएं करेंगे आने वाले दिनों में। तो जो भी नए नए टर्म्स हैं सिर्फ टर्म्स फॉर द टाइम बिंग याद रखते रहिए, और बाकी आगे तो हम लोग देखेंगे ही। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पैच के बारे में। एक डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं, बुक का ही है। तो देखिए इसमें, जैसे इसमें क्या है, एटीएस राइबोसोम है जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनके पास सॉर्टिंग सिग्नल होगा और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिसके पास कोई सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है। तो वो कहाँ पड़ी रहेगी? साइटोसॉल में। सॉर्टिंग सिग्नल वाले में फिर से कंडीशन है, इसके पास या तो सिग्नल पैच हो सकता है या सिग्नल सीक्वेंस हो सकता है। सिग्नल पैच है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां के लिए होगा वो सिग्नल चली जाएगी। सिग्नल सीक्वेंस में क्या हो सकता है? दो कंडीशन फिर से, या तो वो टर्मिनल्स पे हो या इंटरनली लोकेटेड हो। अब इंटरनली लोकेटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनल्स पे फिर दो कंडीशन, एन टर्मिनस पे हो सकता है या सी टर्मिनस पे हो सकता है। एन टर्मिनल वाला जो है मोस्टली या तो क्लीव होता है या छोड़ दिया जाता है उसी में। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि एन टर्मिनस पे ही मोस्टली जो है सिग्नल सीक्वेंस अटैच किए जाते हैं। अटैचमेंट की प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली आसान होती है। तो ये समझ में आ गया, सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पैच का सम अप था ये। सी टर्मिनल पे जो सिग्नल होता है उसको नहीं रिमूव किया जाता? नहीं, उसको तो रिमूव ही किया जाएगा। यहां कंडीशन है नॉन रिमूवेबल की, है ना? यहाँ पे रह भी सकता है, सी टर्मिनस वाला तो हटा दिया जाएगा। यस सर। अब प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन, इसकी थोड़ी सी बात कर लें। टारगेटिंग सॉर्टिंग की तो हम बात कर चुके हैं, तो शॉर्ट में देखेंगे प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। तो सही कर दें थोड़ा सा ना, ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन बेसिकली क्या कहता है? प्रोटीन जो है वो कहां से कहां जा रही है सेल के अंदर, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द सेल। अब देखिए, प्रोटीन्स का मूवमेंट जो है विद इन सेल तीन जगह हो सकता है। कहां कहां मूवमेंट हो सकता है?
या तो उस प्रोटीन को साइटोसॉल से किसी ऑर्गेनेल में जाना हो, पहली चीज, या प्रोटीन को किसी ऑर्गेनेल से साइटोसॉल में आना हो, या किसी एक ऑर्गेनेल से, क्या लिख दिया हमने, एल बढ़ा दिया ज्यादा ना, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जाना हो। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं मूवमेंट की। अब इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। देयर आर 3 ways to fulfill above conditions। तो 3 तरीके क्या क्या हैं? वो 3 तरीके भी बहुत सिंपल ही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। पहले को हम कहते हैं गेटेड ट्रांसपोर्ट, दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और तीसरा क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गेट लगा होगा। इसका सिर्फ आप एग्जाम्पल जानिए, अगले पेज पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। गेटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ लिए हो कि नहीं अच्छे से, ये बताओ वहां क्लास में। नहीं सर, अभी कुछ नहीं। सेल बायोलॉजी वाले में तो क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर क्लास ही कहाँ चलती है। अच्छा, उनकी नहीं चल पाती, हाँ ठीक ठीक। खैर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक तो मालूम ही होगा, नहीं बेसिक तो नाम तो मालूम ही होगा ना। तो यस सर। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे ये एक इलाका हम न्यूक्लियस का ले लें, तो इस पे बहुत सारे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी को हम पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। ये किसी भी चीज को अंदर या बाहर ऐसे ही नहीं आने देता है। गेट्स लगे होते हैं, और गेट्स बड़ी अलग मैकेनिज्म से मूव करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे जब इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में ही कई टाइप की प्रोटीन्स हम देखेंगे, तो उसके थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा है वो गेटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होगा। और गेट खोलने बंद करने के लिए एक्टिव एनर्जी चाहिए, या इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं। दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है वो साइटोसॉल से ईआर में पहुंच जाएं, या ईआर के ल्यूमेन में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि साइटोसॉल से ऑर्गेनेल के अंदर भेज दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। जैसे एग्जांपल यहां पे ले लें, साइटोसॉल से ईआर में कोई प्रोटीन गई, या इसको लिख दें पूरा, प्रोटीन मूवमेंट। साइटोसॉल से ईआर में चली गई, या साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। यस, तो इसीलिए उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। देन वी हैव आवर थर्ड टाइप, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या बताने की कोई जरूरत है? एक और वेसिकल में पैक होके एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल। यस, तो यानी कि फ्रॉम ईआर टू गोल्जी, तो इस तरह से ये वाला ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अच्छा, 2 टर्म्स और हैं, उसको भी हम यहाँ पे एलाबोरेट कर दे रहे हैं। प्रोटीन्स का जो ट्रांसलोकेशन है, या ये ट्रांसलोकेशन, ये 2 टाइप्स में और डिवाइड किया जा सकता है।
ये जो है या तो को ट्रांसलेशनली हो, को ट्रांसलेशनली, या पोस्ट ट्रांसलेशनली हो। बताओ इससे क्या समझ में आया? मतलब प्रोटीन बन रही है और उसको बनने के साथ साथ उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, वेरी गुड, बनने के बाद में ट्रांसलोकेट किया जाए, पोस्ट हो गया वो। एग्जैक्टली यही है इसका मतलब, कि अगर जब सिंथेसिस चल ही रही है उसी दौरान उसको लोकेट किया जाए, ट्रांसलोकेट किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। और बनने के बाद अगर किया जाए तो वो होगा पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, या पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है ना? घबराने वाली बात तो है नहीं कोई। जैसे को ट्रांसलेशनली का अगर हम एग्जांपल लें तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के थ्रू जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है वो को ट्रांसलेशनली होता है। भाई ईआर में प्रोटीन बन रही है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ मूव करती जा रही ईआर के ही ल्यूमन में, तो इसका मतलब उसका ट्रांसलोकेशन भी तो हो रहा है। इसी तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्री राइबोसोम्स द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन्स का होता है। तो फ्री राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, इसको हम कैसे कंप्लीट करें सेंटेंस के फॉर्म में? प्रोटीन्स synthesized by membrane bound ribosomes are co-translationally नहीं, ribosomes show co-translational ट्रांसलोकेशन। ये टर्म अपने में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। ट्रांसलेशन अलग चीज होती है, ट्रांसलोकेशन अलग चीज होती है। जब एक साथ पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए इसी फॉर्म में हमने लिखा। और सिमिलरली प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स शो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है।